हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। लोगों के पास ना टैलेंट की कमी नहीं है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए, कोई इंजीनियर, किसी का बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन जब अपनी बारी आती है और अपने पास कोई टैलेंट नजर ना आए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सर्वाइव कैसे करेंगे। और इस कंपटीशन के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आगे करेंगे क्या। तो हमारी जो ये सोच है और ये जो कन्फ्यूजन है, आज ये क्लियर होने वाला है इस ऑडियो बुक समरी से। तो रेडी हो जाइए। ये समरी जो कि ग्रीट जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। और इस समरी की बात करें तो सबसे पहली बात कि ग्रिट है क्या। दुनिया की जितनी भी बेस्ट एथलीट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लॉयर है, इन सब का सीक्रेट है ग्रिट। वर्ल्ड क्लास स्किल के साथ ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ यही बात है कि अगर आप एक पैदाइशी टैलेंट एंड परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इस समरी में आपको ये समझ आएगा कि ग्रिट होती क्या है। आप इस समरी में जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ होता है और आपको क्लियर गोल्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा कि ज़िंदगी में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी अपने फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हैं तो इस समरी को जानना तो बनता ही है। तो चलिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शोइंग अप। जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये। सिर्फ 10% एप्लीकेंट को ही यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है और इनमें से ज़्यादातर एथलीट्स और हाई स्कूल के टीम कैप्टन होते हैं। लेकिन इनमें से कई लोग सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद एकेडमिक छोड़ करके चले जाते हैं। नए कैंडिडेट 20 बैरेट्स प्रोग्राम से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना रहता है। फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर्स का सिलसिला चलता ही रहता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात को ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। तो ये इनका डेली रूटीन है। दिन रात सेम चीज़ करना, इनके लिए कोई वीकेंड, कोई छुट्टी नहीं होती है और खाने के अलावा कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन न्यू कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन भी नहीं होती। बीस्ट बैरेट की ट्रेनिंग को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है, इन्हें स्ट्रॉन्ग बना देती है। और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है। सोल्जर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि वो फ्यूचर में आने वाले हर चैलेंजेस का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेते हैं कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग को पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की मदद से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे ये पता चल सके किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एथलेटिक टाइप के कैंडिडेट भी बीच से चले जाते हैं। इतने हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान लेते हैं। तो इन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये उनका इंटेलिजेंसी और टैलेंट नहीं है तो क्या सीक्रेट है। मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स में से एक माइक मैथ्यूज भी है और उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन किया है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है न्यू कैडेट से ऐसी चीज़ें करवाई जाती है जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं की होगी लाइफ में। माइक को याद है कि जब वो भी कैडेट थे, बैरक्स ट्रेनिंग में के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो भी बाकी क्लासमेट की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करने लगे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़ करके जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स कमज़ोर नहीं थे बल्कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है और वो है कभी गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड। ऑथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड में मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकी से अलग बना देती है। तो एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके रहते हैं। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटीज़ होती है। पहली तो वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं, यानी आसानी से हार नहीं मानते हैं। ये लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि राइटर्स जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता था,
उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग रहते थे, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में सुधार करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटीज़ है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं किसी काम से। वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते ही रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर ही ना बन जाए। एक तरह से बोले तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग हो या पेनफुल हो, ये उन्हें पूरा किए बिना बिल्कुल ही अधूरा नहीं छोड़ते। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। उन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखाई ही जाती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले ही जाते हैं। अपने गोल्स को लेकर के ये एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दोनों क्वालिटीज़ के नाम रखें तो ये है परसोवेरेंस और दूसरी है पैशन। परसोवेरेंस है हार्ड वर्क और गिर के फिर से उठना, और पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। और इन सब क्वालिटीज़ को हम एक नाम दे सकते हैं और वो है ग्रिट, यानी कि पैशन और परसोवेरेंस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। मतलब ये कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग करते हैं। इनके अंडर में परफॉर्म करने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशलिस्ट नहीं लगते। इनके लिए शुरुआत बस एवरेज लेवल पे होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिड की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेसिक इनमें टैलेंट हो या ना हो, मगर अपने पैशन और परसिवियरेंस से लेकर के इन्हें सक्सेस मिल ही जाती है। यहाँ पर हम डेविड लोन की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करते थे एक टाइम पे। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को में एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाते थे। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्डवर्किंग स्टूडेंट में से ही एक थे। हालांकि वो मैथ्स में एवरेज था। डेविड थोड़ा शर्मिला टाइप का था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसे ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़ करके सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। एल्जेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी ही रेस्पेक्ट के साथ में बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए ना। एंजेला को डेविड में पोटेंशियल दिखा। उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल के बाद एंजेला ने उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है। उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो अपने टीचर की हेल्प ले ही लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलेशंस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मिला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे और क्लास में चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़ करके सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। एल्जेब्रा क्लास के बाद में डेविड अपने टीचर से बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज दीजिए। एंजेला को डेविड में पोटेंशियल दिखा। उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल के बाद एंजेला ने उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है। उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता पाती तो वो अपने टीचर की हेल्प ले लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिला। एंजेला को पता चला कि डेविड ने अपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री भी ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने स्टूडेंट पे काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मिला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसकी परसिवियरेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा लिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। तो इस कहानी को समझने के बाद और इससे बहुत कुछ सीखने के बाद अब समझते हैं एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे।
लोग इस पोस्ट में जब किसी अच्छे पोजीशन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें ज़रूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा और वो सोच लेते हैं कि वो ज़रूर वो पर्सन जिसने अचीव किया वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिया होगा। लोग नॉर्मली सुपर हीरो सोचते हैं एक्स्ट्रा एथलीट्स को। स्पोर्ट्स में इनके पास में कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है और वो है ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो ये हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनके परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे का मेहनत नहीं दिखाई देता। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग को नहीं देख पाते और ये नहीं देख पाते कि ये अपने लिमिट से बाहर जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक होने के बावजूद भी एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग के बारे में बात करें। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। इंग्लिश में तो उन्हें हमेशा ही माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उन्हें हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को डिसलेक्सिया के सीरियस प्रॉब्लम थे। उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लग जाते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे और कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे कि जिनकी स्पेलिंग्स वो हमेशा गलत ही लिखते थे। वो पढ़ते भी बहुत धीरे धीरे थे। अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रख करके उन्हें धीरे धीरे पढ़ते थे। उसकी कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ते थे। उसे इस तरीके से पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पर जॉन ने डिसलेक्सिया को एडवांटेजेस की तरह यूज किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठे थे तो वो पेजेस को बार बार पढ़ते थे। उसमें पेशेंस और परसिवियरेंस दोनों ही थे। जॉन कहते हैं कि री राइटिंग एक राइटर का एसेट्स है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद दोबारा लिखते थे और यही उनकी आदत बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे थे, जिनमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है कि मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा है, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स मुझसे बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता हूँ। और इस बहुत ही बढ़िया सी बात के साथ में अब आगे बात करते हैं। हाउ ग्रिटी आर यू? आइए जानते हैं। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने व्हाइटन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आए। वो ग्रिट के बारे में और जानना चाहते थे। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1000 कमाए भी हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुन करके एंजेलिया काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा कि ग्रिट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में है और अगर तुम 2 साल के बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूँगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। यानी एक ही इंडस्ट्री या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज़ छोड़ करके दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होता है। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होता है और सक्सेस अचीव करना होता है, उस चीज़ में आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी रहेगी। जिसके पास में ग्रिट होता है वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ग्रिट का यही मतलब नहीं है कि किसी आप एक करियर से आप प्यार करो, बल्कि जो भी काम आपको पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वॉरेन बुफे इसका एक सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं, जिसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले कि एक पेपर में अपने करियर गोल्स लिखे, 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखे। दूसरा स्टेप की जो भी लिखेंगे उस पर फोकस करें। ऐसे 5 गोल्स चुने जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लें। और तीसरा स्टेप है कि जो 20 गोल्स हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं उन्हें इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारे एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट करेंगे। ये हमको हमारे इम्पोर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। वैसे एंजेला डकवर्थ ने ये खुद भी ट्राई किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके 5 मेन गोल्स में से 4 का अब कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इन्हें इग्नोर करना चाहते थे। एंजेला का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, न कि 25 या 5।
क्योंकि हमें अपने लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ हमारा फोकस है उसे अपना 100% दे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, फिर चाहे वो जो भी चैलेंज आए उसे फेस करें। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। फॉलो योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करना है। ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज़ हमें ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है कि वही करो जो आपको ही पसंद हो, या फिर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं और ये स्टडीज से पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज से ये बात प्रूव हो चुकी है। जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी जहाँ पे उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंडा या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज से एक कॉमन बात भी पता चली है, जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद आता है, इसीलिए ये बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। अपनी जॉब में काफ़ी लंबे टाइम तक टिकना और काम करना, ये उनका बेसिक, इनके सामने भी कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़ते हैं ना ही अपने करियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करना सीख चुके रहते हैं। हालांकि स्टडी से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने में रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई करियर नहीं बनेगा और वो सड़कों पर भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया है और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बन के अपना नाम कमाया है। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया। उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए। वो जो बनना चाहे उन्हें बनने दे, एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर। जो काम हमें पसंद है, हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें उस काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा नहीं है कि बल्कि हॉबी को प्रोफेशन या पैसा कमाने के जरिए नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक अपना पैशन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को अपना यूरेका मोमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राउडी गैस ने बताते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप का स्पोर्ट्स पसंद था। हाई स्कूल में उन्होंने एक के बाद एक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम ज्वाइन की। उन्होंने सोचा कि सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद उन्हें अपनी चॉइस के स्पोर्ट्स पता चलेगा, तो राउडी ने अपने स्विमिंग टीम भी ट्राई किया। ऐसा नहीं था कि पहली बार में ही स्विमिंग से उन्हें प्यार हो गया था। उन्होंने कई बार ट्राई किया और प्रैक्टिस करते रहे। राउडी ने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक और फील्ड के बारे में बुक्स पढ़ी और उसके बाद उन्होंने ट्रैक और फील्ड ट्राई किया, जिसे अवार्ड विनिंग शेफ मार्क वित्री की भी सेम स्टोरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने म्यूजिकल स्कूल ज्वाइन किया और रात को एक रेस्टोरेंट पे वेटर की जॉब करने लगे। म्यूजिक का शौक उन्हें काफ़ी पहले से था और एक टाइम था जब वो एक बैंड में प्ले करते थे, इसीलिए अपने म्यूजिक को सपोर्ट करने के लिए वो दिन में कुक का काम करते थे। फिर उन्होंने देखा कि वो रेस्टोरेंट की जॉब से काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं और उन्हें कुकिंग भी पसंद आने लगी है। फिर क्या था, अपने इसी नए पैशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इटली चले गए और अपना ड्रीम पूरा किया। तो अपनी इस ड्रीम को पूरे करने के इस कहानी के साथ आगे बात करते हैं प्रैक्टिस की। हमको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के हम किसी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोग के साथ एकदम सच प्रूव हुई है, जैसे कि बैलेरिना, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज़ करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और ना ही कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस पे कोई ना कोई सुधार करते हैं।
अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको पता चलेगा कि जो लोग अपनी करियर की स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपनी स्किल में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज रिपीट करने वाले भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स अपनी स्किल्स में लगातार सुधार लाते ही रहते हैं, इम्प्रूव करते ही रहते हैं। तो यही सक्सेस का आइडियल पाथ है। जैसे प्रोफेसर एंडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफ़ी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी कि सर, मैं रोज़ सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पा रही है और मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। प्रोफेसर एरिक्सन ने उसे पूछा कि क्या जॉगिंग करते वक्त तुम्हारा खास कोई टारगेट होता है? उसने कहा, फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुम रनिंग करते हो तो एक फिनिश टाइम या फिर डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते वक्त क्या सोचते हैं। तो उसने कहा कि कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर में क्या बनाना है ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें अपने प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा, अपने डेली के डिस्टेंस, पेस, हार्ट रेट और इंटरवल का रिकॉर्ड रखना होगा। इससे क्या होगा, अगर तुम रोज सेम तरीके से रनिंग करोगे तो कभी भी सुधार नहीं कर पाओगे। ओलंपिक स्विमर राउडी गैस हर रोज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए तो अगले दिन वो 1 मिनट 14 सेकंड में 10 लैप्स करने की कोशिश करते थे। NBA सुपरस्टार केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। दुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते थे। जैसे कि अतुल गावंडे जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन है, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज एक डिफिकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस म्यूजिशियन डेविड ब्लेनी ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने टिकटॉक में उन्होंने बताया कि जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है उसे करने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट्स पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट्स को हर बार बढ़ाना होता है। और डेविड ब्लेनी के लिए तो मैजिक का असली मतलब यही है। तो प्रैक्टिस के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं पर्पस की। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पस होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पस वो डिज़ायर है जो दूसरों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेसफुल जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ में शुरू होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप एंजॉय करो। अगली स्टेज आती है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। तो अपना करियर कभी ना छोड़े, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। और फाइनल स्टेज है पर्पस। आप जो भी करते हैं उसका एक ग्रेट पर्पस तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पस से दूसरों का कितना भला हो रहा है। हमको इस बारे में एक कहानी से समझ सकते हैं, ब्रिकलेयर्स कहानी। एक दिन 3 आदमी धूप में काम कर रहे थे, तभी उस टाइम पे वहाँ एक आदमी आया और उसने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? कि मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरा बोला कि मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात यह है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक करियर है, मगर तीसरे वाले के लिए ये एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पस मान करके काम कर रहा है। इसीलिए जो लोग अपने काम में पर्पस ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये लोग खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या करियर है या पैशन है? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं या प्रमोशन के लिए काम करते हैं, या फिर आप औरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं? इस बात को इस कहानी से आप समझ सकते हैं। जेम गोल्डन फिलाडेल्फिया का एक म्यूरल आर्टिस्ट है। वो जब 29 के थे, यानी कि 29 की थी, तब उन्हें पता चला कि उन्हें लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरीके से हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ उसे एक लोकल एंटी ग्रेविटी में हिस्सा लिया और अगले 30 सालों में जेम ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। जेन अब 60 साल की हो चुकी है और वो काफ़ी जिंदा दिल है। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है और अपने काम से प्यार भी है।
जैन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती है। हालांकि लूपस अटैक उसे अभी भी आते हैं, उसे काफ़ी पेन होता है, लेकिन जैन दुखी रह करके जीने में यकीन नहीं करती है। वो पूरे जोशों के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जैन लोगों को आर्ट सिखा करके एक तरह से उनकी हेल्प करती है, क्योंकि जैन को लगता है कि आर्ट सेव लाइव्स, यानी कि आर्ट जिंदगी बचाता है। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस समरी में ग्रिट है, पैशन और परसेवरेंस, यानी कि वो करना जो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके बारे में जानना। ग्रिट का मतलब है अपने लिमिट को पुश करना। हम हमेशा अपने लिमिट में बांध देते हैं अपने, और अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दे। खुद को ही चैलेंज दीजिए। याद रखिए कि जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि हम जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की ही ज़रूरत नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, और हमको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे हमारे अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहे। इम्प्रूवमेंट सुधार के लिए हमको कोई हाई पर्पस होना ही पड़ेगा। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, यानी कि इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने गोल्स को ढूंढना स्टार्ट करें, अपने ग्रिड को कभी ना छोड़ें। और इन्हीं सारे बातों के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, और जो स्टोरी हमने यहाँ पे पढ़ी, समरी में सुनी, उनसे सबक लेते हुए ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। इस समरी के बारे में आपको कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एज ए चैनल न्यू है तो आपके सजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।